Now I'm going to discuss a very important point in stereochemistry, that is limiting reactant or limiting reagent. लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट आपसे डिस्कस करने में जा रहा हूं। जब भी किसी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में अगर मोर देन वन रिएक्टेंट्स है और किसी एक रिएक्टेंट का मास गिवन है तब तो उसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। बट अगर मोर देन वन रिएक्टेंट्स है और मोर देन वन रिएक्टेंट का मास गिवन है, फिर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो उस केस में आप आंसर डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का जानना बेहद जरूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं वो तो जब क्वेश्चन देखो तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट समझो क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट होता है किसी केमिकल रिएक्शन का वह रिएक्ट, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन रिएक्शन हैज मोर देन वन रिएक्टेंट्स। इफ रिएक्शन हैज ओनली वन रिएक्टेंट देन लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट हैज नो मीनिंग। But if reaction has more than one reactants, in that case limiting reactant exists, and limiting reactant वह reactant है जो किसी chemical reaction during 100% consumed हो जाता है। limiting reactant वह reactant है जो किसी chemical reaction के during सबसे पहले खत्म होता है। limiting reactant वह reactant है जो किसी chemical reaction के during completely exhaust हो जाता है, 100% consumed हो जाता है। limiting reactant वह reactant है जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को लिमिट करता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट है जो हमें यह बताता है कि प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है। मींस लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट है जो मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में आइडिया देता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इतना इंपॉर्टेंट आइडिया देता है, तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो इसका एक ही तरीका है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। जो पहले खत्म हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में शरबत बनाना है, गर्मी के दिन है और गेस्ट आए हुए शरबत बनाना है। शरबत के लिए, सिरप के लिए, शरबत के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, फर्स्ट वाटर एंड सेकंड शुगर। ये दो चीज का आपके पास है तो आप शरबत बना सकते हो। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस टू आप उसके बाद फ्लेवर, कलर वो सब डालता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। शरबत के लिए दो ही चीज है। अब आपके घर में शरबत कितना बनेगा, मान लो आपके घर में गेस्ट आ गया है, बहुत सारे लोग गेस्ट आ गए हैं, तो आपके घर में कितना शरबत बन सकता है ये किस पे डिपेंड करेगा। तो पानी और चीनी दो फैक्टर है जो शरबत बनाएगा। तो क्लियर है कि हम लोग यहाँ इंडिया में पानी की कोई कमी नहीं है। हर घर में टैप लगा हुआ है, नल है या हैंडपंप है, जिससे आप जितना चाहो उतना पानी ले सकते हो। तो आपके घर में कितना शरबत बन सकता है वो कौन डिसाइड करेगा? पक्का चीनी, क्योंकि हर आदमी घर में 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg चीनी रहता है। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं रहता 50 kg चीनी कोई लेकर घर में रखता है, वो संभव नहीं है। तो चीनी लिमिटेड है। अगर शरबत बना 10, 20, 25, 50, 100 आदमी आ गया तो खत्म कौन होगा जी? चीनी। क्या खत्म नहीं होगा? पानी। तो आपके घर में कितना शरबत बनेगा, व्हिच कंपोनेंट विल डिसाइड? तो शुगर विल डिसाइड। इसका मीनिंग हुआ कि शरबत का फॉर्मेशन अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो वहां पे शुगर क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, वो लिमिट कर देगा। अगर मान लो तुम्हारे घर में 1 kg ही शुगर है तो आप 10 आदमी को ही, 15 आदमी को ही शरबत पिला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। तो मैक्सिमम कितना शरबत बनेगा किसने डिसाइड किया? शुगर, क्योंकि पानी की तो कमी है नहीं। आराम से 2-3 बाल्टी पानी भर लोगे और शरबत बना सकते हो। तो पानी की कमी नहीं है, पानी खत्म नहीं होगा। कौन खत्म होगा? शुगर। तो शुगर वहां पे क्या हो गया बाबू? लिमिटिंग रिएक्टेंट। एंड शुगर ही डिसाइड करेगा कि हाउ मच यू मेड और यू प्रिपेयर सिरप और शरबत, वो डिसाइड करेगा। तो उसी तरह से शरबत के फॉर्मेशन में शुगर जिस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, उसी तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में जो कंपोनेंट पहले खत्म हो जाएगा, जो रिएक्टेंट पहले एग्जॉस्ट होगा, जो रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने रिएक्टेंट्स है सबका होना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे अब एक केमिकल रिएक्शन A + B एरोसाइन C,
बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिव्स दैट 1 mole A combines with 1 mole B to produce 1 mole C. मीन्स 1 mole C प्रोड्यूस करने के लिए A के 1 mole को B के 1 mole से कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के C का 1 mole प्रोड्यूस होगा. दिस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट गिव्स. अब मैं इस रिएक्शन में आपको 10 मोल दिया हूं A का और 15 मोल दिया हूं B का. अब आपसे पूछा जा रहा है कितना मोल C फॉर्म होगा. तो T इज इक्वल टू 0. T इज इक्वल टू 0 का मीनिंग है जिस समय से आप काम स्टार्ट करते हो, जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई परफॉर्म करते हो, तो जिसमें शुरू करते हो आपके लिए T इज इक्वल टू 0 हुआ, और जितना देर तक करोगे उतना उसका टाइम होगा. तो जिसमें मैंने वेजल में रिएक्टेंट A और B ले रखा है वो टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 का रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये भी आपस में रिएक्शन करेगा. बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि ये जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होता है वह बताता है कि रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का आपस में मोलर रेशियो क्या है. इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है. इट मींस A का 1 मोल B के 1 मोल से कंबाइन करके C का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, C का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा. तो इसका A का 10 मोल B के 10 मोल से कंबाइन करके, मींस इसका तो इनिशियली 15 मोल दिया हुआ है, इनिशियली इसका 0 मोल होगा, क्योंकि जिस समय आप वेजल में रिएक्टेंट को रखते हो उसी समय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है. प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज स्टार्टेड आफ्टर पुटिंग रिएक्टेंट्स इन ए वेजल एंड यू विल गेट प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम. कुछ समय बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा. तो T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 होगा. बट आफ्टर एट रिएक्शन at time t और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया था एट टाइम t, मीन्स A का 10 मोल B के 10 मोल से कंबाइंड करके C का 10 मोल प्रोड्यूस करेगा. तो इसका 10 मोल कंबाइंड किया, 10 मोल का 10 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना जी 0. A का 10 मोल B के 10 मोल से ही कंबाइंड करेगा, तो B का बचेगा कितना 15 माइनस 10 मीन्स 5 मोल बचेगा. बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि C का भी 10 मोल प्रोड्यूस होगा. अब आप देखो नाउ A का 10 मोल B का C का 10 मोल प्रोड्यूस कर दिया. A का 10 मोल B के 10 मोल से कंबाइंड करके C का 10 मोल प्रोड्यूस कर दिया. एंड आफ्टर रिएक्शन नाउ रिएक्शन वेजल हैज 5 मोल BE, बट A नहीं है, B का भी 5 मोल बचा हुआ है. लेकिन क्या C का प्रोडक्शन होगा? क्या अब C फॉर्म हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि भले रिएक्शन वेजल में B 5 मोल है बट A नहीं है. C प्रोड्यूस करने के लिए B के साथ साथ A का होना भी जरूरी है. इसलिए अब आपका C का प्रोडक्शन रुक जाएगा. मीन्स मैक्सिमम कितना मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जी 10 मोल. 10 मोल से ज्यादा फॉर्म नहीं हो सकता है. डेसिपाइट रिएक्शन वेजल हैज B बट रिएक्शन आपका मोर देन 10 मोल से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. मीन्स आपके रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपका A डिसाइड कर रहा है, क्योंकि A के खत्म हो जाने की वजह से C का फॉर्मेशन रुक गया. इसलिए A को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट. वह रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया. B अभी बचा हुआ है 5 मोल बट A खत्म हो गया, तो A लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ. लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताया हूं. लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो. लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन ड्यूरिंग 100% एग्जॉस्ट हो जाए, मींस खत्म हो जाए. तो ये हो रहा है. लिमिटिंग रिएक्टेंट वह रिएक्टेंट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में 100% कंज्यूम्ड हो जाए, मींस पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो हो गया कि एट टाइम t और आफ्टर रिएक्शन एट टाइम t पे जब रिएक्शन हो गया है तो अब A नहीं है वेजल में, लेकिन B अभी भी है. तो A पूरी तरह से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया. लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट व्हिच लिमिट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट व्हिच लिमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा उसको लिमिट करता है.
तो यही डिसाइड करता है। आप देख रहे हो कि ए का 10 मोल सी का 10 मोल प्रोड्यूस किया, जबकि बी का अभी भी 5 मोल बचा हुआ है, बट सी का फॉर्मेशन अब नहीं होगा। सो सी के फॉर्मेशन को किसने लिमिट किया, किसने रोक दिया, ए ने। सो ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब किसी केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, which component, which reactant will decide, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट विल डिसाइड कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा आपका। देख लो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से बात करो, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1, तो रूल के मुताबिक इसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो इसका 10 मोल इसका कितना मोल प्रोड्यूस कर सकता है, 10। इसका 1 भी इसका 1 प्रोड्यूस करेगा, इसका 15 कितना प्रोड्यूस करेगा, 15 मोल प्रोड्यूस करेगा, 15 मोल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 10 मोल। तो बी के अकॉर्डिंग 15 होना चाहिए, बट हो रहा है 10 ही मोल। क्यों? क्योंकि ए पहले ही खत्म हो जा रहा है। ए के खत्म होने से सी का फॉर्मेशन रुक गया, तो डिसाइडिंग कौन हुआ, मैक्सिमम प्रोडक्ट विल फॉर्म डिपेंड अपॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपको कैसे डिसाइड करोगे। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। देखो जी, यहां से मैं डायरेक्ट यहां से भी समझ सकता था, ए के 1 मोल को बी का 1 मोल चाहिए सी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ए के 10 मोल को बी का 10 मोल चाहिए, लेकिन है कितना, 15, तो बचा कौन रह जाएगा, बी। अब यहां देखिए, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि ए के 1 मोल को बी का 2 मोल चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल सी, क्योंकि बी का कोफिशिएंट 2 है। अब यहां मैं दे रहा हूं ए का 20 मोल एंड बी का 30 मोल। अब आपको बताना है कि ए और बी में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि ए के 1 मोल को बी का 2 मोल चाहिए सी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ए के 20 मोल को बी का कितना चाहिए, 40 मोल चाहिए, लेकिन बी का है कितना मोल जी, 30 है। इसका मीनिंग हुआ कि बी पहले ही खत्म हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, बी। अब कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर यहाँ तो बी ही ज्यादा है, फिर लिमिटिंग कैसे बी होगा। तो बी ज्यादा है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन बी खर्च भी ज्यादा हो रहा है। जितना ए खर्च हो रहा है उसका दुगुना बी खर्च हो रहा है। 1 मोल सी प्रोड्यूस करने में ए का 1 मोल यूज हो रहा है, तो बी का 2 मोल यूज हो रहा है, इसलिए बी ज्यादा खर्च हो रहा है, तो बी यहां पे पहले खत्म हो जा रहा है। अब इसको एक और ऐसे भी देख सकते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग बी के 2 मोल को ए का 1 मोल चाहिए, तो बी के 30 मोल को ए का कितना मोल चाहिए, 15 मोल चाहिए। बी के 30 मोल को ए का 15 ही चाहिए, लेकिन ये है कितना, 20 है। इसका मीनिंग हुआ बचा कौन रह जाएगा, ए। तो रिएक्शन में जो बचा रह गया वो तो लिमिटिंग नहीं होगा। लिमिटिंग वह होगा जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए। तो पहले यहाँ पे खत्म कौन होगा, बी। तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका बी हुआ, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट बी हुआ। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे मीन्स लिमिट इनिशियल अमाउंट मेंशन्ड ही ना हो, मीन्स देयर इज नो इनिशियल अमाउंट मेंशन्ड लाइक ए प्लस 2b, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। तो जब रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट्स गिवन नहीं हो, तो आप मानो कि सभी रिएक्टेंट्स का इक्वल अमाउंट लिया गया है, मीन्स ए का और बी का दोनों का सेम मोल लिया गया है, मीन्स 10 मोल ए का है तो 10 मोल बी का भी है। तो अब बताओ इसमें लिमिटिंग कौन होगा। तो देखो बाबू, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि सी के 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए ए का 1 मोल यूज करना होगा और बी का 2 मोल यूज करना होगा। ए के 1 मोल बी के 2 मोल से कंबाइंड होकर के सी का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, मीन्स सी का 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्च ए होगा उसका दुगुना खर्च बी होगा। तो पहले खत्म कौन होगा, पक्का बी होगा। अगर इक्वल अमाउंट दो चीज का लिए हो, जो ज्यादा खर्च करोगे वो पहले खत्म होगा, ये तो क्लियर सी बात है। इक्वल अमाउंट दो का लिए हो तो जो ज्यादा खर्च होगा वो पहले, जो जिसका ज्यादा खर्च करोगे वो पहले खत्म होगा। दोनों का अमाउंट इक्वल लिया गया है, लेकिन बी दुगुना खर्च हो रहा है ए का, तो पहले एग्जॉस्ट कौन होगा, पहले खत्म कौन होगा, बी होगा। इसलिए बी यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया।
अब इस तरह से है A + 2B + 3C एरोसाइन D। अब इस रिएक्शन में A, B, C तीनों रिएक्टेंट्स हो गया, D प्रोडक्ट आपका है, तो यहाँ लिमिटिंग कौन होगा, तो डेफिनेटली C होगा, क्योंकि A का 1 मोल खर्च हो रहा है, B का 2 मोल खर्च हो रहा है और C का 3 मोल खर्च हो रहा है 1 मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो जिसका अमाउंट जितना ज़्यादा खर्च होगा, अगर सबका इक्वल अमाउंट लोगे तो जिसका जितना ज़्यादा खर्च करोगे, जो रिएक्टेंट जितना ज़्यादा यूज़ होगा वो रिएक्टेंट्स उतना पहले खर्च होगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट C होगा। अगर इस तरह का रिएक्शन A + 2B + 3C + 4D एंड प्रोडक्ट E, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी D। इन दिस वे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन का कैलकुलेट कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। 11th क्लास के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन यह है कि 2 kg नाइट्रोजन गैस एंड 1 kg हाइड्रोजन गैस गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, मीन्स दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट क्या बिना अनरिएक्टेड रहेगा, कोई रिएक्टेंट बचा रहेगा। आपसे पूछ रहा है इफ यस व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, अगर है तो कौन और कितना। तो देखो बाबू, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट एक साथ ही खत्म हो गया तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मीनिंग तभी आएगा जब कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो, दूसरा बचा रहे। तो इस क्वेश्चन में अगर दोनों रिएक्टेंट एक साथ खत्म हो जाएगा तब तो कोई नहीं बचा रहेगा, लेकिन अगर कोई बचा रहता है इसका मीनिंग वो पक्का लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम तो हमारा यह है कि हाउ कुड यू डिसाइड वेयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड और वेयर इज नॉट। किस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट जरूरी है और कहाँ नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो उसका तरीका यह है कि किसी भी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट्स है और मोर देन 1 रिएक्टेंट का अगर मास और मोल गिवन है और किसी दूसरे प्रोडक्ट का पूछ रहा, प्रोडक्ट या किसी का पूछ रहा है, तो पक्का वो केस है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है और सबका मास दिया हुआ है तो उस केस में बिना पता किए, विदाउट नोइंग व्हिच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यू कांट आंसर करेक्ट, यू कांट करेक्ट आंसर। उस केस में आप सही आंसर कर ही नहीं सकते हो। अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है तो आपको पहले लिमिटिंग पता करना ही होगा, तभी करेक्ट आंसर होगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, दोनों का मास दिया हुआ है, इसका मीनिंग को पहले लिमिटिंग पता करो। अब लिमिटिंग पता करने का क्या तरीका है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसे ही पता होगा वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया तो पता चल गया कि जो लिमिटिंग है उसको छोड़कर जो दूसरा रिएक्टेंट है वो बचा रहेगा, तो भी क्लियर हो गया। फिर हम लोग कितना बचा वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे जी, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का तरीका यह है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स है सबके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को एस्टिमेट करो। मीन्स ऑल रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे प्रोडक्ट के अमाउंट को एस्टिमेट करो कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जिस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिनिमम फॉर्म होगा दैट रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो सबके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आप एसेस करो, एस्टिमेट करो। जो रिएक्टेंट सबसे कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और उसी रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का अमाउंट एस्टिमेट होगा उतना ही एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के अकॉर्डिंग मैं गेस करने जा रहा हूँ कितना अमोनिया फॉर्म होगा। जो जिसके अकॉर्डिंग अमोनिया कम फॉर्म होगा वही लिमिटिंग होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो अमोनिया फॉर्म्ड होगा उतना ही एक्चुअल में अमोनिया फॉर्म होगा। चलिए
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, N2 3H2 गैस 2NH3, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल का मास कितना होता है जी, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, इसके 1 मोल का मास हुआ 28 ग्राम, बिकॉज मोलेकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम। हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का मास 2 ग्राम, 3 मोल तो 6 ग्राम। चूंकि अब मास में ही दिया हुआ है इसलिए डायरेक्टली मैं मास में कैलकुलेट करना चाहता हूं। इसका 2 मोल तो 2 इंटू 17 ग्राम मीन्स 34 ग्राम इसका हो गया। तो मैं एस्टिमेट करने जा रहा हूं कि नाइट्रोजन गैस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना अमोनिया फॉर्म होगा, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कितना होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड on the basis of N2 and H2। तो चलिए पहले N2 के बेसिस पे देखते हैं। According to BCR बैलेंस केमिकल रिएक्शन 28 ग्राम N2 will produce 34 ग्राम NH3। So 2 kg means 2 into 10 to the power 3 gram N2 will produce 34 by 28 into 2 into 10 to the power 3 gram NH3। तो कितना हो गया जी, ये आपका आ गया 7 इंटू 10 टू द पावर 3 17 बाई 7 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम NH3। मीन्स नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग अगर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 17 बाई 7 kg अमोनिया प्रोड्यूस होगा। मीन्स ये हो गया 17 बाई 7 kg NH3 प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोजन गैस के अकॉर्डिंग 17 बाई 7 kg अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब मुझे पता करना है कि हाइड्रोजन गैस के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो फिर वही कहानी रिपीट होगा। यहां पे इस साइड में लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू BCR, अकॉर्डिंग टू BCR 6 ग्राम हाइड्रोजन will produce 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 kg means 10 to the power 3 ग्राम H2 will produce 34 by 6 into 10 to the power 3 ग्राम NH3। तो कितना हो गया जी, 17 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसको केजी लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, kg NH3। मीन्स हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 17 बाई 3 kg अमोनिया प्रोड्यूस होगा और नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 17 बाई 7। तो आप डिसाइड करो विच इज ए स्मॉलर। तो क्लियर है 17 बाई 3 से छोटा होगा 17 बाई 7, ये स्मॉलर होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया जी, N2 हो गया। 17 by 7 is a smaller, here 17 by 7 kg is a smaller than 17 by 3 kg, so N2 is limiting reactant। पता चल गया। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है
उसके अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो एक्चुअली अमोनिया इस रिएक्शन से कितना फॉर्म होगा, तो 17/7 kg। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 17/7 kg फॉर्म होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके क्वेश्चन में आ गया तो पक्का जो लिमिटिंग नहीं है वो बचा रहेगा। तो सेकंड का आंसर होगा यस। अब हो रहा है थर्ड में कि इफ यस देन विच वन, कौन एंड कितना। तो इसका आंसर होगा कौन होगा जी, तो H2 रहेगा। अब कितना रहेगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो कितना H2 बचा रहेगा वो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। हाउ मच H2 इज अनरिएक्टेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। मींस कितना वो अनरिएक्टेड है, तो हम यह कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिएक्टेड है, मींस कितना रिएक्ट कर गया, कितना हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस कर दिया, वो पता करेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन तो एग्जॉस्ट हो जा रहा है कंप्लीटली, तो मुझे यही पता करना है कि 2 kg नाइट्रोजन कितना kg हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। 2 kg नाइट्रोजन जितना kg हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा वह होगा रिएक्टेड हाइड्रोजन का अमाउंट। रिएक्टेड हाइड्रोजन के अमाउंट को एक्चुअल अमाउंट मीन्स 1 kg से माइनस कर देंगे, जो आएगा 1 रिएक्टेड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू VCR बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 28 ग्राम N2 will react with 6 ग्राम H2। तो कितना ग्राम N2 जी, 2 kg N2 कितना रिएक्ट करेगा, तो 2 kg N2 will react with 6/28 into 2 into 10 to the power 3, या डायरेक्टली लिखो 2 kg H2। तो 3/14 तो 7 हो गया, तो आ गया कितना जी, 3/7 kg H2 मीन्स रिएक्टेड हाइड्रोजन हो गया। सो रिएक्टेड H2 इज इक्वल टू 3/7 kg। तो अनरिएक्टेड H2 कितना होगा, 10। अनरिएक्टेड वन माइनस 3/7 कितना हो जाएगा, 4/7 kg। तो यह आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर करोगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, जिससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो इस टॉपिक का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन द रिएक्शन 4A + 2B + 3C एरोसाइन A4B2C3 मीन्स ABC3 रिएक्टेंट्स है जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कर रहा है। जो A4B2C3 प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट का कितना मोल फॉर्म होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ A, 0.6 मोल ऑफ B एंड 0.72 मोल ऑफ C। मीन्स क्वेश्चन में बोल रहा है कि A का 1 मोल है, B का 0.6 मोल है और C का 0.72 मोल आप लिए हो, तो कितना मोल आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आपको बताना है। मीन्स यह क्वेश्चन है 4A + 2B + 3C एरोसाइन प्रोडक्ट मीन्स A4B2C3। तो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल, इसका 0.6 मोल, इसका 0.72 मोल। तो आपको बताना है कि इसका कितना मोल फॉर्म होगा। तो मैं तो आपको बताया हूं कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टेंट हो तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करना ही होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ऑल रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट गेस करो।
जो रिएक्टेंट मिनिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी लिमिटिंग एंड दैट प्रोडक्ट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो चलो पता करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन रिकॉर्डिंग में। मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूं, बट आप एग्जाम में शॉर्टकट फटाफट बनाओगे आप। अकॉर्डिंग टू BCR 4 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, 4 मोल A विल प्रोड्यूस 1 मोल प्रोडक्ट। तो इसका 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा जी? 1/4 मोल। 1/4 का मीनिंग क्या हुआ? 0.25 मोल। इतना हो गया। अब हम लोग पता करते हैं B का। तो B के अकॉर्डिंग इसका 2 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो 0.6 कितना प्रोड्यूस करेगा? ये 0.3। 2 मोल B विल प्रोड्यूस 1 मोल प्रोडक्ट, तो 0.6 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/2 इंटू 0.6 मोल मीन्स 0.3 मोल प्रोड्यूस करेगा B के अकॉर्डिंग। अब C का पता करो। अकॉर्डिंग टू BCR 3 मोल C विल प्रोड्यूस 1 मोल प्रोडक्ट, तो 0.72 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/3 इंटू 0.72 मोल, कट कर दो 0.24 मोल हो गया। मीन्स आंसर कितना है इससे? 0.24 मोल प्रोडक्ट। देख लो तीनों मिनिमम कौन है? सबसे कम यही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? C। इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होगा आंसर होगा, तो आंसर यह होगा 0.24 मोल ऑफ प्रोडक्ट। दिस क्वेश्चन इज पास्ट क्वेश्चन ऑफ IIT। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम्स में ये रिएक्शन आपको नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप भी जस्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। लेकिन एग्जाम जब देने जाओगे, एग्जामिनेशंस में सब रिएक्शंस नहीं रहेगा, डायरेक्टली लैंग्वेज में बोलेगा कि बेरियम क्लोराइड सोडियम फॉस्फेट से 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट से कंबाइन कर रहा है, तो मैक्सिमम कितना मोल बेरियम फॉस्फेट फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ मैं बैलेंस लिख दिया हूँ। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड का 0.5 मोल है, सोडियम फॉस्फेट का 0.2 मोल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट फॉर्म्ड इज। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लो, दोनों के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कितना फॉर्म होगा। जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम होगा वो लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग एक्चुअल आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू BCR 3 मोल बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूस 1 मोल फॉस्फेट Ba3PO4 के होल 2, तो 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा जी? 1/3 इंटू 0.5 इससे कितना हो गया? 0.5/3। कितना हो जाएगा? 0.16 के आसपास रहेगा। अब आप इसमें देखो 2 मोल सोडियम फॉस्फेट, 2 मोल सोडियम फॉस्फेट विल प्रोड्यूस 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। तो इसका 0.2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? डायरेक्ट लिख सकते हो 0.1 मोल। तब देख लो सोडियम के अकॉर्डिंग 0.1 मोल हो रहा है और बेरियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग 0.16 हो रहा है। दोनों में स्मॉलर कौन है? 0.1, तो 0.1 आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे होगा 0.1 मोल और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका यही हुआ। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर बाद में जब पूरा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग समराइज करके मीन्स मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, बट एक लिमिटिंग रिएक्टेंट टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन गौर से देखिए।
ये काफी डिफरेंट क्वेश्चन अब तक जितने आप किए हो उसमें से। इक्वल वेट्स ऑफ phosphorus and oxygen are heated in a closed vessel producing P2O3 and P2O5 in a 1:1 mole ratio. If the limiting component is exhausted, find which component and what fraction of it is left over. मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेसल में फास्फोरस और ऑक्सीजन का इक्वल मास लेकर के हम लोग हीट कर रहे हैं। हीट करने से P2O3 एंड P2O5 दोनों इक्वल फॉर्म हो रहा है, मीन्स दोनों का मोलर रेशियो जो फॉर्म हो रहा है वो 1:1 है, मीन्स इक्वल मोल दोनों फॉर्म हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें हो रहा है कि लिमिटिंग कॉम्पोनेंट इज एग्जॉस्टेड, मीन्स कोई एक कॉम्पोनेंट है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो क्लियर है लिमिटिंग रिएक्टेंट एग्जॉस्ट हो जाता है रिएक्शन ड्यूरिंग, तो यहां भी हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन बचेगा, मीन्स यहां पे क्लियर नहीं कि लिमिटिंग कौन है, तो पूछ रहा है कि जो लिमिटिंग एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद जो दूसरा लेफ्ट ओवर रहा, मीन्स जो बच गया, तो कितना फ्रैक्शन बचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको पता करना होगा लिमिटिंग कौन है। जैसे ही लिमिटिंग डिसाइड होगा पता चल जाएगा कौन बचेगा। जो लिमिटिंग नहीं होगा वो बचेगा तो कितना बचा वो पता कर लो। तो फ्रैक्शन निकालना है तो जो बचा है उसका मोल उसमें डिवाइड कर दो एक्चुअल मोल से, जो आएगा वो फ्रैक्शन होगा। परसेंटेज में दिखाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा स्ट्रैटेजी होगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ ऐसे P4O2 रिएक्शन करके P2O3 ने P2O5 प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करने जा रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों का 1:1 मोल फॉर्म हो रहा है, दोनों का कंबाइन कर दो, दोनों का इक्वल मोल है, तो कंबाइंड इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया जी, P4O8 मीन्स 4 फास्फोरस को 8 ऑक्सीजन चाहिए। 4 फास्फोरस को 8 चाहिए, मीन्स फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है 1:2 है। 4 फास्फोरस को 8 ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 फास्फोरस को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ P नीड्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के रिएक्शन को करने के लिए फास्फोरस के 1 मोल को ऑक्सीजन का 2 मोल चाहिए। फिर लेट मास ऑफ P इज m ग्राम, सो मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो m ग्राम, ऑल्सो m ग्राम। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का मास सेम है, फास्फोरस ऑक्सीजन दोनों का इक्वल मास रख लिया है। तो फास्फोरस के मास को मैंने m माना तो ऑक्सीजन का मास भी m हो गया, बिकॉज दे हैव इक्वल वेट्स। मीन्स अब तक जो डिस्कशन हुआ उसमें मैं ये पता कर लिया कि फास्फोरस का जितना मोल चाहिए उसका दुगना, फास्फोरस का अगर 1 मोल है तो उसको ऑक्सीजन का 2 मोल चाहिए। दोनों का मास इक्वल है तो m मास मान लिया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ फास्फोरस विल क्या होगा, m/31। m मास ऑफ फास्फोरस 31, एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, m/16। 16 इज एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का मोल निकल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स O ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 1 मोल फास्फोरस, ऑक्सीजन का 2 मोल फास्फोरस के 1 से कंबाइंड करेगा, तो ऑक्सीजन का m/16 मोल फास्फोरस के कितना मोल से कंबाइंड करेगा जी, तो m/32 से, क्योंकि जितना मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है उसका आधा मोल फास्फोरस से कंबाइंड करेगा। ऑक्सीजन का 2 फास्फोरस के 1 से, तो ऑक्सीजन के m/16 फास्फोरस के m/32 से कंबाइंड करेगा, क्योंकि m/16 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, m/32 आएगा, इतना मोल से। तो ऑक्सीजन का मास मोल है कितना, m/16 है, और फास्फोरस से कितना मोल से कंबाइंड कर रहा है, m/32, और एक्चुअल में फास्फोरस है कितना, m/31। m/32 जो है वो m/31 से कम है। इसका मीनिंग हुआ कि फास्फोरस कुछ ना कुछ बचा रहेगा, फास्फोरस लेफ्ट ओवर रहेगा, और आपका ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो P इज लेफ्ट ओवर एंड मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड फास्फोरस कितना होगा, m/31 एक्चुअल है, m/32 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, m/31 माइनस m/32, तो इतना मोल फास्फोरस का बचा हुआ है। तो 10 फ्रैक्शन ऑफ P लेफ्ट ओवर,
फॉस्फोरस का कितना मोल लेफ्ट ओवर रहेगा उसका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालने का मीनिंग होता है जितना मोल बचा हुआ उसको ऊपर रखो और टोटल मोल से डिवाइड करो, फ्रैक्शन होगा। तो m/31 माइनस m/32 फॉस्फोरस का मोल बचा हुआ है, फॉस्फोरस का एक्चुअल मोल था m/31, उसे डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन आ गया। लेकिन अगर फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.12% आपका फॉस्फोरस लेफ्ट ओवर रहेगा। तो यह एक यूनिक क्वेश्चन हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। आपको यही देखना है मैन कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मोर देन 1 रिएक्टेंट का अमाउंट अगर गिवन है तो पक्का क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। विदाउट आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट यू कांट करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन।